नाजरीन की खिदमत में हबीबा सदफ का आदाब। वो शुरू होती है जहाँ तकरीर ख़त्म होती है, वो शुरू होती है जहाँ तकरीर ख़त्म होती है। मौसीकी दिल का अदब होती है। मौसीकी की अपनी एक ज़बान है जिसके ज़रिए जब वो गुफ्तगू करती है तो रूह रक़्स करने लगती है, और एक साज नवाज के लिए मौसीकी सब कुछ होती है। आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके साज में, जिनकी आवाज़ में एक रूहानियत झलकती है। ये शख्स अपनी मेयार के वो खुद वाहिद सारंगी साज हैं, या कह सकते हैं कि सारंगी नवाज हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सर्कल के ये आला दर्जे के गुलकार हैं और नहायत ही उम्दा तबला नवाज भी। इनके आबा व अजदाद आज़ादी से क़ब्ल कई रियासतों में बतौर मौसीक़ार फ़ायज़ रहे हैं। सारंगी साज उस्ताद फयाज़ खान साहब का हम इस महफिल में खैर मक़दम करते हैं। आपके मुताल्लिक़ मैंने जो कुछ भी पढ़ा, इससे साफ ज़ाहिर हो रहा था कि आपका संगीत घराना है। क्या आप इस बारे में हम लोगों को वाज़ेह करना चाहेंगे? बेशक। ये हमारा जो घराना है, किराना घराना, एक बहुत ही मशहूर घराना है, और हमारे सारे जो आबा अजदा जो हुए, बाप दादा परदादा जो भी हैं, ये सब रियासतों में बतौर कोर्ट म्यूजिशियन जी अपनी मतलब वो हाजिरी देते रहे हैं। और मेरे वालिद भी हैदराबाद जो निज़ाम थे जी वहाँ के कोर्ट म्यूजिशियन रहे। जी फिर मेरे दादा हुजूर वो मैसूर दरबार में और ग्वालियर के दरबार में ये एज ए कोर्ट म्यूजिशियन अपनी सर्विस करते रहे। तो ये काफ़ी लंबे अरसे से चला आ रहा है। तो अभी ये हमारी 8वीं पीढ़ी है और ये हमारी 9वीं पीढ़ी है। तो इसके पहले कितने हुए ये क्या, बस वो अल्लाह ही जानता है। इतना तो मुझे याद है। अब रही बात हमारी, तो हम लोग जब वालिद साहब जब सर्विस में आए, ऑल इंडिया रेडियो में वो एज ए स्टाफ आर्टिस्ट ज्वाइन हो गए धारवाड़ में, तो वहाँ से ये धारवाड़ में हम लोग रहे। नहीं तो इससे पहले हमारी निखास जो है किराने से होती है। फिर किराने से ग्वालियर में दादा हमारे ग्वालियर महाराजा के कोर्ट म्यूजिशियन थे। फिर वहाँ से उनका आना जाना मैसूर के दरबार में था। फिर हैदराबाद निज़ाम के दरबार में भी आना जाना था। तो साउथ में आने का यही एक वजह थी कि ये दरबारों की वजह से जी, वरना नॉर्थ में ही हमारा सारा मतलब जो शुरुआत है किराने की वो नॉर्थ से ही है। और जब किराना घराना बोलते हैं तो वो एग्जैक्टली है क्या? किराना एक गांव है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है किराना। वहाँ के जो उस जमाने के जो मियार के जो कलाकार थे जिन्होंने इस घराने के फाउंडर हुए जी, जैसे अब्दुल वाहिद खान साहब, अब्दुल करीम खान साहब, और उनके ऊपर के जो लोग थे उनके बाप दादा परदादा, तो इन लोगों ने इस घराने की गायकी, एक स्टाइल ऑफ सिंगिंग है जी, तो उन्होंने कायम करी उस बात को। वो लोगों को पसंद आया बहुत। फिर वो गाने का अंदाज लोगों को अच्छा लगने लगा, तो काफ़ी ये गायकी मशहूर हुई जी, और ये क्लासिकल मौसीकी से ही ताल्लुक़ है इसका जी। तो ये काफ़ी मशहूर हुई। फिर इनकी शागिर्दी में बहुत बड़े बड़े लोग आए और वो भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े नामी गिरामी कलाकार हुए। सवाई गंधर्व वो अब्दुल करीम खान साहब के शागिर्द थे, तो उनके शागिर्दों में भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी, डॉक्टर गंगूबाई हानगल, तो जितने भी लोग हुए उनके शागिर्द में वो सब बड़े नामी कलाकार हुए। तो ये एक स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, स्कूल है अलग, म्यूजिकल स्कूल है बोल सकते हैं। इस रिवायत को आगे बढ़ाने में आपको किन मरहलों का सामना करना पड़ा? आपका ये सफ़र कैसा रहा? सफ़र, फनकार का सफ़र कभी भी आसान नहीं होता है जी बेशक। तो वो सफ़र मरहलों से ही जुड़ा होता है और काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है इस चीज़ को हासिल करने में, भले वो ख़ानदानी हो या शागिर्दी में आए हों। मशक्क़त तो करनी पड़ती है, मेहनत है, और सालों साल की मेहनत है। ऐसा नहीं है कि 2-4 साल सीख लिए और काम हो गया, ऐसा नहीं होता। उम्र गुजर जाती है तब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि हाँ अब थोड़ा दिख रहा है जी। क्योंकि इसको हम लोग एक समंदर मानते हैं और समंदर है। तो
मेरी ज़िंदगी में गाना बजाना मेरे बचपन से ही शुरू हुआ। मेरी 5 साल की उम्र होगी मेरे ख्याल से, और शौक़ था, बहुत लगाव था। तो तबला मैंने सीखना शुरू किया, करीब 10-12 साल में तबला सीखा जी। फिर वालिद साहब तो सारंगी नवाज थे जी। और सारंगी हमारे घराने का साज है। तो उस घर में इतने पीढ़ियों से सारंगी बज रही थी और हमारे वालिद के बाद कोई कंटिन्यू करने वाला नहीं था। जी। तो मुझे लगा कि ये साज अभी यहाँ बंद हो जाएगा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको बंद नहीं करना है, इसको आगे करना है। तो ये भी शायद मालिक का ही हुक्म था, तो वो हुआ। फिर मैंने तबला धीरे धीरे कम करके मैंने सारंगी की रियाज शुरू करी और थोड़ा बहुत सीखा। फिर वालिद साहब का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद और शिद्दत से उसकी रियाज शुरू हो गई। फिर मैं गया बम्बई मेरे उस्ताद पंडित राम नारायण जी से। जी, वो पढ़ा था मैंने। हाँ, तो वहाँ भी उनके पास 6-7 साल में रह के थोड़ी सी कोशिश करी। जो भी तबरुक मिला वो मालिक का करम समझ के हम लोग उसको करते रहे। फिर वैसे ही आगे बढ़ी, मतलब वो रिवायत चलती रही। फिर मेरे बड़े फर्जंद वो भी सारंगी नवाज हैं। तो यही सब बस अल्लाह का करम है कि ये चल रहा है। मेरा एक सवाल है आपके लिए। आप तबला नवाज भी हैं, सारंगी नवाज भी हैं और ग्लोकार भी हैं। वो क्या वजह थी कि आपने तीनों में महारत हासिल कर ली? खास वजह? महारत तो कहना मुश्किल है, क्योंकि और महारती बहुत लोग हैं। हालांकि मैंने तो 10-12 साल तबले की तरफ रहा और सीखा जितना भी उस दौर में जितना बन सकता है मैंने सीखा। और कुछ लोगों की संगत भी मैंने करी, अच्छे लोगों की। फिर मैं स्विच ओवर हो गया सारंगी को, तो फिर तबला धीरे धीरे उसकी रियाज छूट गई। तो मालूम है तबला, ऐसा नहीं है कि नहीं है। फिर मुझे सारंगी की तरफ ज़्यादा फोकस करना था, रुझान भी था और फोकस भी करना था। तो मैं सारा टाइम उसमें लगाया। और अब सारंगी सीखने के बाद करें क्या इसका? सारंगी तो संगत का साज है, संगत में बजता है। जैसे क्लासिकल मौसीकी में हो या गज़ल में हो, किसी में भी हो, वो सारंगी संगत में बजती है, मतलब अकम्पनीमेंट में बजती है। तो मैं जब यहाँ वापस आया तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ के जितने गवैये हैं ये लोग सारंगी के साथ गा नहीं सकते जी। क्योंकि सारंगी के साथ गाने के लिए भी कलाकार को बड़ा सुरीला होना पड़ता है। तो शायद उनको आदत नहीं सारंगी के साथ गाने की, या तो वो लोग घबराते हैं सारंगी के साथ गाने। तो किसी ने संगत पे मुझे ज़्यादा नहीं बुलाया। कुछ ही गिने चुने लोग थे जो काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, इल्म वाले लोग थे, उन लोगों ने बुलाया। मैंने उनकी संगत भी करी। और उसके बाद तो ये सिलसिला ऐसा हुआ कि संगत के लिए मौके ही नहीं मिले। तो फिर मैंने देखा कि अब करें क्या, फिर जीना तो है, इतने साल सारंगी सीखे हैं तो क्या करना चाहिए। फिर बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में मैंने काम किया ज़िंदगी चलाने के लिए। फिर बाद में ये देखा कि जब सारंगी नवाज का एक ऐसा होता है, सारंगी बगैर गाए सारंगी नहीं होती जी। सारंगी बजाने वाले को पहले बाकायदा गाना सीखना पड़ता है। तो घर में तालीम होती थी हमारी, वालिद साहब से हमारी तालीम होती थी, तो गाना तो थोड़ा तो था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको पूरी तरह से इस पे काम किया जाए। तो फिर मैं गाने की रियाज पे उतरा, गाना शुरू हुआ। तो फिर उसके पीछे लगे और कई साल गाने के और सारंगी दोनों साथ में चलती रही। क्योंकि सारंगी को संगत नहीं मिल रही थी जी। तो मुझे गाना डेवलप करना पड़ा। और वो मजबूरी में ही था, क्योंकि मैं एक्चुअली सारंगी ही पे ही रहना चाहता था, लेकिन रास्ता ही नहीं खुल रहा है जीने का। तो फिर कैसे, जिंदगी भी तो जीना है ना। तो फिर मैंने गाना चुना, फिर मैं गाना शुरू किया और इत्तेफाक से अल्लाह के करम से गाना लोगों को पसंद आया। और वो पसंद आया, सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। फिर सारंगी मैं बजाता हूँ, अभी भी बजाता हूँ। फिर बच्चे को भी मैंने सिखाया और भी अलग अलग सेक्टर्स में, फिल्म्स में काम किया, टीवी सीरियल्स में काम किए, शोज़ में काम किए, डांस बैलेट्स में काम किया। तो ये बहुत सारा हुआ मेरे साथ। हालत मजबूरी अपने ग्लोकारी चुनी और हम खुशकिस्मत हैं कि जो है इसके बदौलत हमें इतना अच्छा फनकार। हाँ, बस ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का करम है।
आपके वालिदा के मुतालिक एक सवाल है। तो मैंने पढ़ा कि वो भी खुद सारंगी नवाज थी अपने दौर की, और ये सब वाकिफ़ हैं इस बात से कि जो उस दौर में औरत और मौसीकी का जोड़ जो है उसको ऐब समझा जाता था या फिर उसको उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था। तो आपकी वालिदा ने इन सब को कैसे कोप किया और कैसे जो है इस फ़न में आगे बढ़ती रही? वालिदा के मुतालिक ऐसा है कि वो भी मतलब संगीत के घराने की ही थी जी। तो उस दौर में मैंने जैसे बता रहा था आपको, मैं हम जब बातचीत कर रहे थे तो उस दौर में गाने बजाने को इतना अच्छा काम नहीं समझा जाता था। तो कुछ मखसूस लोग होते थे, वही लोग करते थे इसको। तो ये भी गाने बजाने के घराने की ही लड़की थी। तो अब्बा से हमारी शादी होगी, सब रिश्तेदारी थे। तो गाना बजाना तो उनके घर में था। वो बहुत अच्छा हारमोनियम भी बजा लेती थी, गाना भी गाती थी और सारंगी भी बजाती थी। तो क्या होता है, घर का काम है तो बच्चे सीख जाते हैं। तो वैसे शायद माँ ने सीखा होगा और बजाती थी, लेकिन वो इस बात से उनको बेजार नहीं था कि उनको बाहर आने का मौका नहीं मिला। तो वो अपने दिली सुकून के लिए बजाती थी और गाती भी थी। और वो दौर ऐसा था कि औरतों को इतना मतलब हिजाब हम लोगों में है ना, तो वो भी बात है। तो वो पब्लिक के सामने वो खुद ही नहीं आना चाहती थी। तो ये भी है। और कोई दबाव तो नहीं था, लेकिन वो उस दौर में ऐसा था कि औरतें ज्यादा शर्माती थी, तो हुआ नहीं वो बाहर आना। आज के दौर में सब अगर थोड़ा सा भी टैलेंट है तो सब लड़का हो या लड़की हो बाहर आ जाते हैं। वो दौर ऐसा नहीं था। आपकी तालीम में क्या उनका भी योगदान रहा है? खून, उन्होंने मुझे दूध पिलाया जी। तो हालांकि मैं बहुत छोटी उम्र का था तब माँ का इंतकाल हो गया। तो शायद उनका जो खून है मेरे अंदर वो काम कर गया। माशाल्लाह। एक आपकी म्यूजिक एकेडमी है, म्यूजिक स्कूल जिसे हम कह सकते हैं, वो भी एक औरत के नाम से है। तो मुझे ये तजस्सुस था कि जो है ऐसी कौन सी शख्सियत है जिन्होंने आप पर इतना असर किया कि आपने उनके नाम से एक एकेडमी कायम कर दी। क्या आप हमें उनका तारुफ दे सकते हैं? बेशक बेशक। वो मेरी शरीक हयात मेरी बेगम परवीन वो थी। और एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें उनकी वफात हो गई। मतलब वो खैर वो तो एक बड़ा हादसा था मेरी ज़िंदगी में, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रहा है। वो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कि जब हमारी ज़िंदगी सिर्फ स्ट्रगल, ये मरहले, मुश्किलात, ये सब से गुज़र रहा था मैं, तो उस वक्त ना तो हमारे पास रहने के लिए घर था और ना करने के लिए कोई नौकरी थी। तो ऐसी सूरत में हम लोग साथ आए, हमारी मतलब निकाह हुई, फिर हम साथ में आए। तो हमारे हर मुश्किल में वो हमारे साथ चलती रही। एक्चुअली क्या है कि उनके आने के बाद शायद हमारे रास्ते खुले, बरकत, उनकी बरकत से ये सब हुआ। अल्लाह ने वो एक बरकत हमारे घर में भेजी थी। तब हमने सोचा कि एक फाउंडेशन बनाते हैं जिस पे उनके नाम से वो रहेगा, और सालाना एक बार हम लोग कुछ उनकी याद में कुछ प्रोग्राम करेंगे, जहाँ पर ख़ास तौर पे यंग आर्टिस्ट जो भी हैं उनको हम लोग बढ़ावा देंगे, उनको इनकरेज करेंगे। इस सूरत से वो फाउंडेशन शुरू हुआ और वो एकेडमी भी शुरू हुई। माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत तरीका है किसी चाहने वाले को हमेशा से जिंदा रखने के लिए। आपसे एक दरख्वास्त है, क्यों ना आपकी दिलकश आवाज़ में कुछ कलाम सुना दें? जी, मैं एक, क्योंकि यह उर्दू प्रोग्राम है तो एक गज़ल मैं सुनाने की कोशिश करूँगा।
था उसे भूल जा, कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा, कहाँ आगे रुकने थे रास्ते। वो तेरे नसीब की बारिश किसी और छत पे बरस गई, वो तेरे नसीब की बारिश किसी और छत पे बरस गई, दिल बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा, कहाँ रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा, कहाँ आगे रुकने थे रास्ते। बहुत खूब, बहुत अच्छी मजबूरी थी कि आप गुलकार बन गए। हमारा दिल बाग बाग हो गया सुनकर आपकी आवाज़। शुक्रिया जी। ये था उर्दू गज़ल। हाँ जी। मैंने एक चीज़ नोटिस की है जब आपके मुताल्लिक़ मैं पढ़ रही थी, देख रही थी यूट्यूब में, कन्नड़ा की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा है। ये गहराई कैसे बढ़ी? हालांकि मेरी पढ़ाई कन्नड़ा मीडियम से ही हुई, जी। क्योंकि हम लोग धारवाड़ में मैं पैदा हुआ। धारवाड़ भी कर्नाटक का ही एक शहर है, तो वालिद साहब ये चाहते थे कि हम लोग यहाँ की रीजनल लैंग्वेज अच्छी तरह से सीखें। जी। तो उन्होंने कन्नड़ा स्कूल में दाखिला करवाया, कन्नड़ा सीखे हम लोग। जी। अब गाना बजाना हमारा जब शुरू हुआ तो बहुत सालों तक मैं कन्नड़ा की तरफ था ही नहीं। जी। क्लासिकल मौसीकी, क्लासिकी सारंगी है, तबला है, या क्लासिकी मौसीकी की तरफ ही मेरा रुझान था। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैं यहाँ बेंगलोर आया, बेंगलोर जब आया तो मुझे कुछ सीरियल्स में गाने का मौका मिला, टीवी सीरियल्स में। जी। हालांकि मेरी बोली, कन्नड़ा की बोली अच्छी थी क्योंकि मैं कन्नड़ा ही सीखा हुआ था, प्रोनाउंसिएशन मेरा बहुत अच्छा था, तो वो गाने बहुत लोगों को पसंद आए। तो काफ़ी प्रोग्राम्स हुए मेरे यहाँ, दूरदर्शन से भी हुए और भी दूसरे अलग अलग जगहों पर हुए, ऑर्गेनाइजेशंस में हुए। तो ये सिलसिला बहुत बड़ा लंबा चौड़ा चला, अभी भी चल रहा है। तो कन्नड़ा एक ऐसा लैंग्वेज है यहाँ पर कि ओरिजिनल लैंग्वेज है, और उनको पसंद आया वो गाना। कन्नड़ के कुछ दासवाणी जिसको कहते हैं, दास मतलब सूफीज, ओके। वाणी मतलब उनकी बोली। हमारी भी एक फरमाइश है कि आपकी ही कोई दासवानी कंपोजिशन है, अगर आप हमें सुनाते ना, क्यों नहीं। रंगा निन्न ध्यान, निन्न ध्यान, रंगाना निन्न ध्यान दोड़ीरलो, रंगाना निन्न ध्यान दोड़ीरलो, मिक्क
ध्यान दोळेर निकहीन मनवरेनु ಮಾಡಬಲ್ಲರೋ ರಂಗಾನ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ಸರಿಸುವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಮಾಡುವುದೇನೋ ಅಚ್ಯುತ ನಿನದೊಂದು ದಯೆಯಿರಲು ಮತ್ಸರಿಸುವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಮಾಡುವುದೇನೋ ಅಚ್ಯುತ ನಿನದೊಂದು ದಯೆಯಿರಲು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಬಿಡದಿರು ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ದೇವ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಬಿಡದಿರು ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ದೇವ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವೆ ಮುಟ್ಟುವುದೇ ಬೇಳಲೋ ರಂಗಾನ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ನಿನ್ನ ये एक रंग है। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। कन्नड़ के अलावा आप कोई और ज़बानें हैं जिसमें आप ग्लोकारी करते हैं? बिल्कुल, कन्नड़ के अलावा वैसे शौक है गजलें गाने का, गजलियात वगैरह गा लेता हूँ। और क्लासिकी मौसीकी में भी काफ़ी फारसी बंदिशें हैं, पुरानी फारसी बंदिशें हैं जो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से है। उनकी लिखी हुई बंदिशें भी हैं। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, ऐसे बड़े बड़े मतलब सूफियों के, तो क्लासिकल म्यूजिक में अंबियाओं के सूफी मतलब फारसी कलाम है, औलिया अंबियाओं के सूफी कलाम है। तो वो कलाम भी हिंदुस्तानी ख्याल संगीत में उसका भी इस्तेमाल हुआ है जी। अब वो थोड़ा ऐसा है कि जो महफिल के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई किस तरह की महफिल बैठी है जी, तो वहाँ क्या पेश करना चाहिए जी। तो अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जब फारसी में बंदिशें लिखी, उन्होंने रुबाइयाँ लिखी, कलाम सब आए, तो उन्होंने बंदिशों को सीधा रूप दिया और खड़ी बोली जिसको कहते हैं हाँ। हिंदी और ब्रिज भाषा, इसके मेल से कई कुछ बंदिशें उन्होंने बनाई जो लोगों को समझ में आने लगी जी। तो वहाँ भी क्लासिकल मौसीकी में सूफीज़म ही है जी। शुरुआत तो वहीं से हो रही है, जो भी मतलब तारीफ है खुदा की ही है बेशक। हाँ, तो वो सारी चीजें, अब जैसे एक चीज है देखिए, ये है ये क्लासिकल की चीज है। रबा जब चाहे सब तेरे, रबा जब चाहे तब तेरे पूरन होत काज सब तेरे, रबा जब चाहे तब तेरे पूरन होत काज सब सारे, रबा जब चाहे। अब क्या कह रहे हैं कि रबा जब चाहे तब तेरे पूरन होत काज। इस सिलसिले को ख़त्म करने का मन ही नहीं करता, लेकिन मुझे खुशी है कि जो है हम लोग इस सिलसिले को अपनी अगली किस्त में ज़रूर जारी रखेंगे। आपसे हम फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। जी।